रात के 10 बज रहे थे। बीस्ट हेवन में सबने डिनर कर लिया था और अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। वहीं अभिनव बंगलो के गार्डन में टहल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर वो कुछ गहराई से सोच रहा था। उसके दिमाग में अक्ष की कई बातें गूंज रही थी, जिससे उसका दिमाग खराब हो रहा था। दरअसल कुछ देर पहले अभिनव अक्ष के पास गया था। अभिनव ने उसके रूम के बाहर डोर को नॉक किया, तभी अंदर से भारी आवाज आई, कम इन। अभिनव ने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला आया। उसने देखा अक्ष अपने सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स को रीड कर रहा है। अभिनव उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजपूत। अक्ष ने उसकी तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, आ गए तुम? वैसे भी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पिछली बार लंदन आया था तब भी तुमसे कहना चाहता था, पर उसी वक्त इंडिया वापस आना पड़ा क्योंकि अधीर ने इटली में लुइस को मार दिया था, जिस वजह से पूरी दुनिया में बवाल मच गया था। अभिनव ने कहा, कहिए मिस्टर राजपूत, आपको मुझसे क्या बात करनी है? अक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, आओ मेरे साथ। अक्ष बालकनी में चला गया और उसके पीछे पीछे अभिनव भी चला गया। अक्ष अपनी तेज नजरों से दूर उस ऊंचे पहाड़ को देखने लगा जिस पर अधीर का डेविल मैंशन बना हुआ था। अभिनव ने भी अक्ष की नजरों का पीछा किया और उस तरफ देखने लगा। अक्ष ने आह भरी और कहा, अभिनव, जैसा कि तुम जानते ही हो कि उस कबीर ने मेरी निधि के साथ क्या करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया था। तुम्हें बार बार ये बात इसलिए याद दिलाता हूँ ताकि तुम उसकी तरह ना बनो। तुम्हारे अंदर उसका खून होने के साथ साथ उस औरत का भी खून है जिसे उस कबीर ने मार दिया था, जो तुम्हारी माँ थी। मैं चाहता हूँ कि तुम अब से इंडिया में ही रहोगे, तो हो सके तो उतना तुम और अधीर एक दूसरे के सामने ना आओ। सब जानते हैं कि तुम दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है और इस बात से मेरी निधि बहुत परेशान हो जाती है, जो मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे इस दुनिया में निधि से बढ़कर कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं। अभिनव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं खुद एंजल के लिए परेशान रहता हूँ और उनके लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी तो अधीर से बात तक नहीं करता हूँ। वो तो अधीर से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो अपने आप से बाहर हो जाता है। अक्ष अभिनव की तरफ मुड़ा और बोला, अधीर का दूसरा नाम डेविल है। तुम्हें पता है ना वो किस किस्म का इंसान है? उसके लिए निधि उसकी सब कुछ है। भले वो बोलता कम है, पर एक बाप होने के नाते मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो निधि के लिए किस हद तक जा सकता है। और मुझे मेरे बेटे पर नाज है। वो आज इतनी सी उम्र में किस मुकाम तक पहुंच गया है, जहां तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं है। अभिनव ने कहा, सही है, वो कहते हैं ना पिता के जैसे ही उसका बेटा होता है, पर मैं उसे गलत साबित करके दिखाऊंगा। मुझ में उस कबीर का खून जरूर है, पर मेरी परवरिश एएसआर की है। आपका बेटा आपके जैसा ही है, शायद आपसे भी ज्यादा खतरनाक, पर मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी एंजल के जैसा हूँ और वो ही मेरे लिए सब कुछ है। अक्ष ने कहा, अधीर तुमसे नफरत नहीं करता है, पर उसके अंदर वो बात घर कर गई है कि कबीर के बेटे तुम हो तो तुम भी उसी की तरह हो सकते हो। और ऊपर से अधीर की गर्म मिजाज उसे कुछ समझने नहीं देता। अभिनव बोला, मुझे उसे कुछ समझाना भी नहीं है क्योंकि मैं खुद को प्रूव नहीं करना चाहता। वो अपनी दुनिया में खुश है और मैं अपनी दुनिया में। अक्ष बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों की दुनिया अलग अलग ही रहे, क्योंकि मैं मेरे घर में कोई बवाल नहीं चाहता हूँ जो तुम दोनों की वजह से खड़ा हो जाता है और फिर मेरी निधि की तबीयत खराब हो जाती है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी। अभिनव बोला, आप चिंता मत करिए, मैं वैसे भी बीस्ट हेवन में नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ अधीर का आना जाना होता है और फिर वही सब होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ न रहूँ। अक्ष ने कहा, तुम्हारा यहाँ से जाना निधि सहन नहीं कर सकती है, ऐसे में उसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अभिनव ने कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, एंजल को मैं अच्छे से समझा दूंगा। अक्ष बोला, अभिनव ने कहा, और कुछ कहना है आपको या मैं जा सकता हूँ? अक्ष ने कहा, जा सकते हो तुम। अभिनव बिना रुके तेजी से वहां से चला गया और सीधा अपने रूम में चला आया था। अभिनव आंखें बंद किए अक्ष के और उसके बीच हुई बातों को याद कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, मैं उस घटिया कबीर की तरह नहीं हूँ, मैं अपनी एंजल के लिए जान भी दे सकता हूँ। अभिनव गुस्से में था और तभी वो मुड़कर बंगलों के अंदर जाने लगा तो उसकी नजर ऊपर खिड़की में खड़ी अधीक्षा पर पड़ी, जो एक टक उसे ही देख रही थी। उसे देखकर अभिनव का गुस्सा शांत होने लगा। वो बिना पलके झपकाए लगातार उसे देखने लगा। अधीक्षा पलटकर अंदर चली गई तो अभिनव को फिर से गुस्सा आ गया और वो बोला, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? जानती हो ना एंजल के बाद मेरे लिए सबसे खास तुम ही हो और इस बार मेरे इंडिया आने का मकसद तुम ही हो। सब कुछ जानती हो फिर भी दुनिया बनाकर रखी हुई है। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कब तक चलता है हम दोनों के बीच। एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं खुद एंजल को सब कुछ बता दूंगा कि मेरे मन में क्या है, क्योंकि तुम तो कभी कहोगी नहीं, आज तक मुझे भी नहीं बताया तुमने। इतना कहकर अभिनव गुस्से में बंगलों के अंदर चला गया। इधर सनम अपने कमरे में सोफे पर सर टिकाकर बैठी हुई थी। उसके सामने बार बार आज जो कुछ हुआ वो सब घूम रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया था। बार बार उस आदमी का एहसास हो रहा था और उसे डरा रहा था। सनम उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं पाई, पर उसका एहसास अभी तक भूल नहीं पा रही थी। सनम डरपोक नहीं थी, पर ऐसे अजीब लोगों से जिनका ऑरा ही इतना खतरनाक हो तो सनम को भी डर लगने लगा था। सनम ने आह भरी और बोली, एक अलग सा एहसास हुआ जब वो आदमी मेरे सामने था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो एक अजीब सी तड़प और बेताबी दिखाई दी मुझे उनमें। क्या हो रहा है? कौन था वो? जो भी था पर बहुत भयानक था। उसकी काली आंखें बहुत कुछ कह रही थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे उसके एहसास से भी डर लग रहा है। ओ गॉड प्लीज, आज के बाद मुझे उस आदमी से कभी मत मिलवाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी नजरें सहन नहीं कर पा रही हूँ। अभी तक वो मंजर याद आ रहा है। सनम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अलमारी से अपने घुंघरू निकाले और पैरों में बांधकर रूम के बीचों बीच खड़ी हो गई और बेचैनी में नाचने लगी। उसकी आंखों में सवाल और खौफ के साथ साथ दिख रहा था कि उसे पसीने आए जा रहे हैं, पर वो रुक नहीं रही थी। अपने नाजुक पैरों को जमीन पर पटक पटक कर डांस कर रही थी। दूसरी तरफ एक गाड़ी तेजी से जंगल से गुजर रही थी। पूरे जंगल को पार करके वो एक रास्ते के सामने पहुंची जो पहाड़ के ऊपर की तरफ जाता है। अंदर बैठे शख्स ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और तेजी से उस घुमावदार रास्ते पर चलने लगा जहां जगह जगह पर खाई आ रही थी, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे कई जंगली जानवर मिले जिन्हें अपनी जुनूनी निगाहों से देखता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल का हर एक जानवर उसे जानता था और उसके रास्ते कभी नहीं आते थे क्योंकि वो आदमी इन सबका बादशाह था। इसके आगे सब झुकते थे। उसकी गाड़ी पहाड़ के टॉप पर पहुंच गई और एक बहुत बड़ा सा गेट खुला तो उसने गाड़ी को अंदर घुसा दिया। दरवाजा तुरंत बंद हो गया। उसकी गाड़ी अंदर भी घने पेड़ों और पौधों को पार करती हुई एक बड़े से आलीशान महल के आगे आकर रुकी, जिसकी मेन दीवार पर बड़े वाले अक्षरों में लिखा हुआ था डेविल मैंशन। गाड़ी के रुकते ही वो आदमी बाहर निकला। उसने जोर से गेट को बंद किया और कार से टिककर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था। वो उन नीली आंखों का दीवाना हो गया था। उसे बार बार वो आंखें दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर उन आंखों का नशा चढ़ चुका था। उसने अपने चेहरे को बड़े डरावने तरीके से मसला और बोला, जिसकी तलाश मुझे इतने सालों से थी, जिसके लिए मैं पागल हो जा रहा था, वो आ ही गई है मेरी जिंदगी में। और जब आई है तो उसे पूरी तरह अपना बनाना, उसे अपने डेविल मैंशन की रानी बनाना अब मेरा मकसद है, मेरा जुनून है।
क्या अधीर बना पाएगा सनम को डेविल मैंशन की रानी? जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर डेविल मैंशन में अपने पालतू शेर माइकल के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर दुनिया भर का जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था। वो माइकल के घने बालों में हाथ फेरते हुए डरावने तरीके से बोला, माइकल, माय क्वीन इज हियर एंड नाउ आई एम गोइंग टू कैच हर वेरी सून। अधीर की बात सुनकर माइकल यानी कि उसका शेर जोर से दहाड़ा। आसपास खड़े सभी गार्ड्स और नौकर थर थर कांप रहे थे। उन्हें इन दोनों से डर लगता था और अधीर पता नहीं कैसे पूरे दिन इस खूंखार शेर के साथ रहता था, क्योंकि वो उस शेर से भी ज्यादा खौफनाक और खूंखार था। अधीर के चेहरे पर वो जुनून सवार हो गया था जो आज से कई साल पहले अक्ष के चेहरे पर सवार हुआ था, जब उसने पहली बार अपनी मलिका, अपनी निधि को देखा था। अधीर ने अपने गार्ड को इशारा किया। कुछ ही देर में गार्ड पिंजरे के पास आया। उसके हाथ में बड़ा सा मांस का टुकड़ा था। अधीर उसके पास गया और उससे उस मांस के टुकड़े को लेकर माइकल के पास ले आया और उसके सामने रखकर बोला, शी इज कमिंग सून इन आवर लाइफ। मैं लेकर आऊंगा उसे, उस नीली आंखों वाली मेरी चांद को, जिसके इस दुनिया में आने का एहसास तक मुझे हो गया था। अधीर की बात सुनकर माइकल उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ा और अधीर उसे अपनी जुनूनी निगाहों से देखता रहा। अगले दिन सुबह 9 बजे सनम नहा धोकर तैयार होकर नीचे हॉल में आई तो उसने देखा उसके मम्मी पापा काफी उदास लग रहे थे और किसी गहरी सोच में गुम थे। सनम उनके पास आई और चेयर पर बैठकर बोली, व्हाट हैपेंड? करण ने कहा, शिमला बैंक में इमरजेंसी हो गई है तो मेरा ट्रांसफर दोबारा से वहां हो गया है, मुझे जाना ही होगा। सनम ने कहा, ये क्या बात हुई डैडी? उन लोगों का दिमाग खराब है क्या? कभी यहाँ जाओ तो कभी वहाँ। यार हद होती है हर चीज की, और आपसे कह देती हूँ मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा काम, मेरा जुनून सब कुछ यही है। कविता ने कहा, तुम्हें चलना पड़ेगा, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, या फिर मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगी। करण ने कहा, नहीं कविता, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊंगा। कविता ने कहा, पर ये लड़की हमारे साथ चलने को रेडी नहीं है, उसका क्या करें हम? करण ने कहा, तो इसे यहाँ रहने देते हैं ना, छोटी बच्ची नहीं है सनम, 21 साल की बड़ी लड़की है, जिम्मेदारी भी है इसमें। कविता अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, करण तुम पागल हो गए हो, इसे यहाँ इस चेन्नई में अकेला छोड़ने की बात कर रहे हो, जबकि तुम्हें सब पता है। करण अपनी जगह से खड़ा हुआ और कविता को समझाते हुए बोला, कविता, सनम का सपना है एक बड़ी डांसर बनना, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की और उसे इंडिया की सबसे बड़ी डांस अकेडमी में सिलेक्शन मिला है, और यूं अचानक हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझो मेरी बात को। कविता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरी इकलौती औलाद है, ये बड़ी मुश्किल से इसे पैदा किया है। सनम अपनी माँ की ओर आई और उनके चेहरे को थामकर प्यार से बोली, मम्मा आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा, देखना हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। कविता ने कहा, मेरी सानू, ये माफिया अच्छा बुरा नहीं देखते, इन्हें बस सामने खड़ा इंसान दिखाई देता है जिसे ये बेरहमी से मार देते हैं, और चेन्नई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक माफियाओं का अड्डा है। किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है पर वो यही इसी शहर में है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। सनम ने कहा, और मैं डांस को नहीं छोड़ सकती मम्मा, उन माफियाओं की जिंदगी अलग है और हमारी दुनिया अलग है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनकी बेरहम दुनिया उन्हें मुबारक हो और मुझे मेरी डांस की दुनिया में रहने दीजिए। करण ने कहा, कविता प्लीज समझने की कोशिश करो, अपनी बच्ची पर यकीन रखो, सब अच्छा ही होगा, कोई इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, भगवान है हमारे साथ। कविता ने कहा, क्यों नहीं समझ रहे आप दोनों? खैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जो आप दोनों को ठीक लगे वही करो। कविता ने इतना ही कहा था कि तभी उनके घर की डोरबेल बज उठी। सनम ने जाकर डोर खोला तो सामने रिदा मुस्कुराती हुई खड़ी उसे देख रही थी। उसे देखकर सनम खुश हो गई और बोली, रिदा तुम यहाँ? रिदा बोली, अकेडमी के रजिस्टर से तुम्हारा एड्रेस निकाला और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। क्या करूँ यार, रूम में अकेली रहती हूँ तो बोर हो गई थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ, फिर हम दोनों साथ में अकेडमी चलेंगे। सनम बहुत खुश हो गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। रिदा को देखकर सनम के माता पिता मुस्कुरा दिए और उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। सनम भी उसके पास बैठ गई। रिदा ने सबको हेलो कहा। करण ने कहा, बेटा सनम ने हमें बताया था तुम्हारे बारे में, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। रिदा बोली, थैंक यू अंकल, मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपनेपन की फीलिंग आ रही है। कविता बोली, हम तुम्हारे अपने ही हैं, चलो अब नाश्ता करो। सब लोग नाश्ता करने लगे। तभी सनम बोली, तो ये फाइनल रहा कि मैं यहीं रह रही हूँ। कविता बोली, सानू यहाँ अकेले कैसे रहेगी, पागलपंती बंद कर दो, चुपचाप शिमला चलो। करण ने बोला, नहीं कविता, इसके रहने की व्यवस्था मैं देख लूंगा, पर ये शिमला नहीं चलेगी, इसे इसका सपना पूरा करने दो। रिदा उन सब की बातें सुन रही थी और बोली, सॉरी आप सबके बीच में बोल रही हूँ, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है? क्या पता मैं आप लोगों की कोई हेल्प कर दूँ। सनम ने आंख भरी और रिदा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रिदा बोली, आंटी प्लीज सनम को वापस मत ले जाइए, उसे उसका सपना पूरा करने दीजिए। जहाँ तक उसके रहने की बात है तो वो मेरे साथ पीजी में रह लेगी, वहाँ और भी बहुत सी लड़कियां रहती हैं और एक भी लड़का नहीं रहता। वो पूरी बिल्डिंग एक कपल की है जो वही रहते हैं और उन्होंने उस बिल्डिंग को पीजी बना दिया है लड़कियों के लिए। मैं 2 महीने पहले वहाँ शिफ्ट हुई हूँ, बहुत सेफ जगह है और वहाँ कोई टेंशन भी नहीं है। सनम को मेरे साथ रहने दीजिए, उसकी सेफ्टी भी हो जाएगी। रिदा की बात सुनकर सनम को काफी खुशी हुई, उसे उसका आइडिया अच्छा लगा तो वो बोली, हाँ मम्मा रिदा सही बोल रही है, अब तो मेरी सेफ्टी और रहने की कोई टेंशन ही नहीं है ना, अब तो मैं चेन्नई में रहकर अपना सपना पूरा कर सकती हूँ ना। कविता और करण सोच में पड़ गए। तभी रिदा बोली, अंकल आंटी आप लोग एक बार पीजी की बिल्डिंग में आ जाइए, सब कुछ देख लीजिए और उसके ओनर से भी बात कर लीजिए। अभी अकेडमी जाने का टाइम है तो हम अभी ही चलते हैं और वापस आते हुए हम दोनों अकेडमी चले जाएंगे। करण जी को उसकी बात सही लगी और कुछ देर बाद वो चारों पीजी के लिए निकल गए, जो उनकी अकेडमी से ज्यादा दूर नहीं थी और उस बड़ी सी बिल्डिंग में सिर्फ लड़कियां ही रह रही थी। बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी मेन गेट पर खड़ा रहता था। बिल्डिंग भी काफी अच्छी थी और उसके आसपास और भी कई बिल्डिंग्स थी जिनमें लड़कियां ही रह रही थी। वो पूरा एरिया पीजी एरिया ही था। सनम के माता पिता पीजी के मालिक से मिले, उनसे सारी जानकारी लेने के बाद और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद करण जी तो मान गए, पर कविता को अभी भी डर लग रहा था क्योंकि वो भूल नहीं सकती थी कि उसके साथ और उसके अपनों के साथ क्या हुआ था। करण जी ने उसे बड़ी मुश्किल से समझा दिया और वो मान गई अपनी बेटी की खुशी के लिए। सनम और रिदा को एक अकेडमी छोड़ने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए और उन्हें कल ही वापस शिमला जाना था। सनम बहुत खुश थी, उसे यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा और वो खुशी से रिदा के गले लग गई। तभी एक लड़का उनके पास आया और सनम के पैरों को गलत तरीके से देखते हुए बोला, गोरी में माई है देखो तो। उसकी बात सुनकर उसके साथ खड़े तीनों लड़के गंदी हंसी हंसने लगे। सनम और रिदा उनकी तरफ बिना देखे अंदर जाने लगी तो उस लड़के को गुस्सा आ गया और वो बोला, हे यू गर्ल, तुम जानती नहीं हो तुमने किसे इग्नोर किया है।
सनम बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं रिदा को थोड़ा डर लगने लगा था। उसे पता था ये लड़का कौन है। सनम आगे बढ़ती जा रही थी। उस लड़के को और गुस्सा आया और वो सनम के पास तेजी से आया। उसने सनम का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। अचानक से ऐसा होने पर सनम चौंक गई। उस लड़के ने जैसे ही सनम के खूबसूरत चेहरे को देखा तो वहीं जम सा गया और बोला, तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हो बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता है मैं बहुत बड़े बिल्डर का बेटा राज सिन्हा हूँ। मुझे कोई इस अकेडमी से नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। और अब मेरी नजर तुम पर है क्योंकि तुम मुझे पसंद आई हो। सनम ने उसकी तरफ गुस्से और नफरत से देखा और बिना कुछ कहे रिदा का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से चली गई। उसको जाते हुए राज बहुत गंदी नजर से देख रहा था। उसने कुछ सोचा और वहां से चला गया। सनम और रिदा ने उस हादसे को भुला दिया और अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित कर दिया। दूसरी तरफ अनजान जगह पर एक बड़ी सी झील थी जो काफी शांत थी। उसके आसपास काफी हरियाली छाई हुई थी। झील के किनारे माइकल आराम से झील का पानी पी रहा था और उसके पास में अधीर खड़ा हुआ जुनून से आसमान को देख रहा था। वो अपनी चांद को याद किए जा रहा था। तभी एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, मिस्टर बॉस, ये लीजिए, इसमें उसकी सारी जानकारी है। गार्ड ने एक फाइल अधीर की तरफ बढ़ा दी जिसे अधीर ने खोला और रीड करने लगा। फाइल में सनम की कोई तस्वीर नहीं थी पर उससे जुड़ी सारी जानकारी मौजूद थी जिसे बड़ी बारीकी से अधीर पढ़ रहा था और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल उभरा है। उसने फाइल गार्ड को थमा दी और डरावने तरीके से बोला, चेन्नई नेशनल डांस अकेडमी, मैं आ रहा हूँ। कहानी में क्या होने वाला है आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।